गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th अगस्त के करंट अफेयर। उससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? आरबीआई ने गैर कृषि कार्यों के लिए स्वर्ण आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा 75% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो आरबीआई ने ये सीमा कितना कर दिया है? 90% कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा आरबीआई का अभी एक रिपोर्ट आया है और इसमें जो रेपो रेट थी और रिवर्स रेपो रेट है, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं की गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 4th स्थान पे है। अगला है हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इयोन मॉर्गन बने हैं। फिर हमारा फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर किस कंपनी को रैंकिंग मिली है? तो रिलायंस को मिली है इसके लिए रैंकिंग। अगला है हमारा कि आरबीआई के रेपो दर में कितना बदलाव किया गया है? तो कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फिर हमारा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होंगे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू होंगे। अच्छा, किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 148 में बताया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत के किन हिस्सों को शामिल करते हुए एक नया मानचित्र जारी किया है? तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सरक्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नया मानचित्र जारी किया है। वो भी कब किया है? तो 5 अगस्त से पहले 4 अगस्त को किया। अच्छा, 5 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंट है? पता ही है आपको, आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया था। ठीक। अगला है हमारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण मंदिर वास्तुकला को किस शैली में किया जाएगा? तो नागर शैली में किया जाएगा। ओके। फिर हमारा कि लेबनान की राजधानी बेरूत में 5 अगस्त को किस केमिकल की वजह से विस्फोट हुआ जिसका नुकसान 10 किलोमीटर तक हुआ है? तो अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ है जिसका नुकसान 10 किलोमीटर दूर तक हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा एक वर्ड है एसएफटीएस। ये इस समय चर्चित में, तो ये है क्या? एसएफटीएस देखिए एक वायरस की प्रजाति है। इसका फुल फॉर्म क्या है एसएफटीएस का? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ गंभीर बुखार, ये क्या है? एसएम यहाँ पे हमारा एसएफटीएस का फुल फॉर्म है। ठीक। तो यह वायरस करता क्या है? यह बुन्या वायरस परिवार से है और किसके काटने से होता है? तो टिक के काटने से मनुष्यों में होता है। और कहा जा रहा है कि ये मनुष्य मतलब इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला कि एसएफटीएस किससे संबंधित है? तो टिक जनित वायरस है, मतलब टिक के काटने से होता है। ठीक है। अच्छा, टिक क्या होता है? अब ये तो क्वेश्चन भी जनरेट होता है। तो टिक मकड़ी जैसा दिखने वाला एक जीव है। ठीक। और यहाँ पे अभी चर्चा में क्यों आया ये? क्योंकि लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है चीन में इस वायरस के वजह से। ठीक। जिस दर से यह वायरस फैलता है और इसकी उच्च मृत्यु दर के कारण एसएफटीएस वायरस को डब्ल्यूएचओ द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक। वायरोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि एक एशियाई टिक जिसे हेमाफिस्लिस लॉन्गिकॉर्निस कहा जाता है इस वायरस का प्राथमिक वाहक होता है और इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया है? तो ये कौन करेगा? बताइए, इन देशों में से कौन कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, चाइना करेगा, क्योंकि ऑलरेडी चाइना से अक्सर हमारा विवाद चलता रहता है। और अभी मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा ना कि जम्मू कश्मीर ने क्या, सॉरी, पाकिस्तान ने क्या किया है? जम्मू कश्मीर हो गया, सरक्रीक हो गया, जूनागढ़ हो गया। ठीक। तो इन हिस्सों और लद्दाख, इन हिस्सों को दिखाया अपने मानचित्र में और उसको 4 अगस्त की शाम को रिलीज किया अपना खुद से एक मानचित्र बना करके। ठीक। इसके अलावा आपको पता है कि नेपाल ने भी यही काम किया था, जिसने काला पानी जो है वहाँ से रिलेटेड कुछ एरिया अपने मैप में दिखा के जारी किया था। ठीक। अभी क्या है कि चीन से ये गलवान घाटी वाला जो मैटर हुआ था, तो अभी चीन उसका बेनिफिट उठाने के लिए, क्योंकि भाई 5 अस्थायी सदस्यों में से चीन है, तो उसका बेनिफिट वो हमेशा उठाने की कोशिश करता है, हालांकि वो कभी भी उठा नहीं पाता।
ठीक। तो यहाँ पे एक विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद चीन ने न्यूयॉर्क में स्थित यूएनएससी में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इससे पहले भी 3 बार यह मुद्दा उठाया जा चुका है, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। इसमें भारत ने सीधे कह दिया है कि ये तो यहाँ यूएनएससी में उठाने का मुद्दा ही नहीं है, ये हमारा आंतरिक मुद्दा है और इसमें किसी के भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ठीक। अगला हमारा, हाल ही में किस देश ने चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? जैसा कि आपको पता है कि भारत ने चीन के 89 ऐप्स पे बैन लगाया, उसी तरह अमेरिका ने भी चीन के टिकटॉक ऐप पे बैन लगा दिया है। और ऐसा करते हुए उसने माइक्रोसॉफ्ट को एक अवसर दिया है कि आप क्या एक शॉर्ट वीडियो शेयर करने का ही एक वो मीडियम है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा डेवलप करिए और इसको लोकप्रिय जितना जल्दी हो सके करिए। आपको भी पता है कि अक्सर अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है। तो कौन कौन से, एक तो टिकटॉक हो गया, दूसरा हो गया वीचैट, इस पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं और ये कब कंप्लीट हो जाएगा? 45 डेज के अंदर। ठीक। तो अभी क्या है, एक चैलेंज ये है कि जो भी करना है, नेक्स्ट लेवल जो भी होगा वो कब होगा? 45 डेज के पहले होगा। ठीक। अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो लगभग 100 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं टिकटॉक के अमेरिका में। अगला हमारा, हाल ही में रेलवे द्वारा शुरू देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का नाम क्या है? ठीक। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो क्या है, आपको भी पता है कि किसान जो भी खाद्यान्न उगाते हैं उसमें कुछ तो होता है जिन्हें स्टोर किया जा सकता है, ठीक, और कुछ ऐसा होता है जो कि ट्रेवल करने का जो टाइम होता है भेजने का, उसमें क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए और बार बार एक चीज़ें कही जा रही है, किसानों की आय को दोगुना करना, तो दोगुना कैसे करेंगे आप? ठीक। जब उन्हें मुनाफा होगा तब तो दोगुना होगा कोई चीज़। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने क्या किया है, एक स्पेशल किसान ट्रेन चलाया है, ठीक, जिसमें जो खराब होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उसके लिए वातानुकूलित डब्बे हैं और ये ट्रेन महाराष्ट्र और बिहार के बीच संचालित की जाएगी, जिसमें फल और सब्जी और खराब होने वाली वस्तुओं को ले जाने आने की तरह की ये पहली ट्रेन होगी। अगला हमारा, हाल ही में किसी यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पे प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है यूपीएससी का अध्यक्ष, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे अरविंद सक्सेना और इनका अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो 12 मई 2021 तक रहेगा। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट नियुक्ति हुई है, किसकी हुई है? गिरीश चंद्र मुर्मू की हुई है। क्या बने हैं ये? तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं, जो कि आर्टिकल 148 में दिया है। क्या थे? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे पहले। होता क्या है कि अभी इन्होंने अपने पद, इनका कार्यकाल पूरा होता है तो वहाँ पे मनोज सिन्हा को बनाया गया है। क्या? मनोज सिन्हा को बना दिया गया है जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, जोशी जी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष हैं। और अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। और किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है। और अब ऐप आ चुका है, तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, ऐप को इंस्टॉल कर लें। रेटिंग और रिव्यू देना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बीओ का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मैटर आपको दिए जा रहे हैं। आप डेली 7 से 11 यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप में बीओ का मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपको देख के एग्ज़ाम देने जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक। अगला हमारा, महिला वनडे विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक। भारत ने 2021 में होने वाले पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी को बरकरार रखा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 2022 संस्करण की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड में 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक महिला वनडे विश्व कप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक। 2021 का विश्व कप भारत में अक्टूबर-नवंबर में होगा, जिसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। अगला हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा दिया है?
तो पायलट योजना के तहत यह सुविधा दिया है आरबीआई ने। इसमें क्या है कि बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्शन नहीं होता है, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और आपको पता है कि अगर करप्शन फ्री बनना है तो काफ़ी हद तक क्या करना होगा, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट होगा उतना अच्छा रहेगा। तो डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए, कि मतलब सभी जगह ये बढ़ावा मिले डिजिटल लेन देन को, इसके लिए आरबीआई ने इसका शुरुआत किया है। ठीक, तो ये पायलट स्कीम 31 मार्च 2021 तक चलेगी, और उसके बाद अगर ये सक्सेसफुल होती है तो फिर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अगला हमारा, किस राज्य सरकार ने एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो जैसे आधार कार्ड होता है एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ पर्सन होता है, उसी तरह हरियाणा क्या कर रहा है, एक यूनिक आइडेंटिटी ऑफ फैमिली बना रहा है, जिससे क्या हो कि वहाँ पे कितना परिवार है उनकी निगरानी की जा सके, और जो भी योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड उनका लाभ उठाने के लिए हर परिवार को इस पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। और इसी के थ्रू जो योजनाएं होंगी इसके थ्रू होके गुजरेंगी तो सबको इसकी सुविधा मिल जाएगी। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए दिया है कि परिवार पहचान पत्र आधार कार्ड से कैसे अलग है। तो आधार एक इकाई के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पीपीपी एक इकाई के रूप में एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन और विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना से जोड़ा है। पीपीपी के साथ राज्य सरकार के लिए सभी राज्य निवासियों का एक पूरा डेटाबेस बनाए रखना आसान होगा। अगला हमारा, शादिया देहलवी का निधन हो गया। वो क्या थी? तो ये लेखिका और फिल्म निर्माता दोनों थी। ठीक, और अभी इनका निधन हो गया 63 वर्ष की आयु में। इनकी पहली पुस्तक सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में प्रकाशित हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इनको चर्चा में लाया था। इसके अलावा द सूफी कोर्टयार्ड दिल्ली की दरगाह 2012 में, जैस्मिन एंड जीन्स यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 में। ठीक, इसके साथ साथ ये एक फिल्म निर्माता भी थी। उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली, खुशवंत सिंह के साथ नॉट अ नाइस मैन टू नो, ये चीज़ें शामिल थी। फिर हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध कथा लेखक सरली एन ग्राउ का निधन हो गया। वे किसके विजेता थे? तो ये पुलित्जर पुरस्कार के विजेता थे। ठीक है, प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता सरली एन ग्राउ का निधन हो गया। उनकी पहली पुस्तक द ब्लैक प्रिंस, ठीक, कब प्रकाशित हुई थी? 1954 में। 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था, जो कि किससे संबंधित था? अल्बामा में एक धनी इंग्लिशमैन और उसकी अश्वेत नौकरानी के बीच रोमांस के बारे में बताती है। इसके अलावा 1956 में इनकी बुक थी द ब्लैक प्रिंस एंड अदर स्टोरीज। इसके लिए इनको नेशनल बुक अवार्ड के लिए नामित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1929 में न्यू ऑर्लियंस यूएसए में इनका जन्म हुआ था। और शुरुआत कब हुआ था पुलित्जर पुरस्कार का? तो 1917 में हुआ था। 1917 वही पीरियड है जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। ठीक, अगला हमारा कि चलो 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला था? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड मिले थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर अवार्ड मिला था। कौन कौन थे? डार यासीन, मुख्तार खान जो कि श्रीनगर में रहते थे, और चन्नी आनंद जम्मू के रहने वाले थे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।